आपको नजर आ रहा है लाल किला, वही लाल किला जो हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री के देश को लेकर विजन की गवाही देता है, गवाही बनता है। और इसी लाल किले को एकटक निहारती ये है दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा। और इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा के चांदनी चौक बाजार में। चांदनी चौक लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये एरिया वाइज दिल्ली की सबसे छोटी सीट है और ऐसा नहीं, इसका अपना इतिहास रहा है। ये सीट पिछली दो बार के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से एमपी रहे। उससे पहले ये सीट कपिल सिब्बल के नाम थी। और इस सीट की खासियत है यहाँ के व्यापारी, यानी कि चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने व्यापारी आते हैं वो इस बात पर फर्क डाल सकते हैं कि चुनाव किसकी तरफ पलट सकता है। खास बात यह कि इस बार चुनाव में आमने सामने है कांग्रेस के सीजन नेता जेपी अग्रवाल, जो कि यहाँ की अगुवाई कर चुके हैं, यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और बीजेपी की तरफ से व्यापारी मंडल के प्रवीण खंडेलवाल को इस बार मैदान में उतारा गया है। ऐसे में चांदनी चौक बाजार में हम हैं, यहाँ पर जाएंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के लिए उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या चाहते हैं चांदनी चौक लोकसभा के लिए। चलिए, चांदनी चौक मार्केट में इस वक्त साइकिल मार्केट में हमारी मौजूदगी है। चांदनी चौक में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मार्केट्स है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी मार्केट जो नज़र आ रही है ये साइकिल मार्केट कहलाती है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्केट एसोसिएशंस के, कुछ लोग जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, जो यहाँ बिजनेस करते हैं। और क्योंकि जब हम चांदनी चौक की बात करते हैं तो आप इसे बिजनेस क्लास से अलग कर ही नहीं सकते। ऐसे में इनके क्या मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश रहेगी। तो एक एक करके हम शुरू करते। सर, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, आप बताइए कि क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए? जी, मैं रमनीत सिंह कपूर, राजधानी साइकिल डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, चांदनी चौक में जैसे सबको पता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी को भाजपा की तरफ से टिकट दी गई है, तो वो एक कैट संस्था बहुत सालों से उससे वर्किंग से जुड़े हुए हैं और बहुत ही व्यापारियों के हित में उन्होंने बहुत से काम किए। और उनको जो वो टिकट मिली है मोदी जी के द्वारा, वो इसीलिए मिली कि वो व्यापारियों के कंसर्न जो आगे तक लेके जाते थे उसको और आगे तक उठा सकें आवाज़ को। जो मुद्दे हैं व्यापारियों के वो सारे उनकी नॉलेज में हैं और वो तत्परता से वो मुद्दे उठाते भी हैं। व्यापारी के कंसर्न है सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिजनेस स्मूथली होना चाहिए। जैसे ये जीएसटी आया या ये आपका डिजिटल हो गया, तो ये सब फ़ायदे के सौदे उन्होंने हमारे लिए किए, जिससे व्यापारी बहुत खुश है। और यही व्यापारियों के मुद्दे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कैंडिडेट जो चुना गया है उस पर वोट दे रहे हैं केवल, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं? देखिए, चेहरे से तो वर्किंग हर आदमी क्या चाहता है, काम ही चाहता है ना। हम चेहरा देख के तो वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। बट व्यापारी अपना हित भी चाहेगा। व्यापारी किस लिए काम करवाएगा अपना? आगे हमें फेस हमारा प्रवीण खंडेलवाल जी हमारी बात आगे लेके जाएंगे, हम उनके लिए इसी वोट करेंगे। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं व्यापारियों के जो आपको लगता है कि जो आपका सांसद बने उन मुद्दों पर काम करें? देखो, ऐसा है जी, जो व्यापारी घर से आता है काम करने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, सबसे पहले तो वो ये चाहता है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो यही चाहता है। दूसरा ये भी चाहता है कि उसकी सारी कमाई सरकार ना ले जाए, टैक्सेस कम से कम हो। प्रवीण खंडेलवाल जी चूंकि इन सब चीज़ों के बीच में से निकले हुए हैं, व्यापार करते थे, वो भी व्यापारी हैं, तो उन्हें सब समस्याएं मालूम है। तो इसलिए हम उनके फेस पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, प्रवीण खंडेलवाल, ये एक बड़ी चीज़ देखिए यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, क्योंकि अमूमन जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री का है तो प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर दोनों ही, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, वहाँ से जो पॉसिबल चेहरा लगता है, यहाँ से जो चेहरा बताया गया है उस पर वोट पड़ते हैं। लेकिन ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। सर, एक वोटर के तौर पर आप जब इस बार वोट डालने जाएंगे, आप अपने दिमाग में क्या सोच कर जा रहे हैं? आप क्या सोच रखते हैं कि किस लिए मैं किस पार्टी को वोट दूँ? शुरू से लेकर अभी तक ये खंडेलवाल जी हमारे व्यापारी ये तो ध्यान देते रहे हैं, कितने साल, 40 साल हो गए हैं। तो हम व्यापार करने यहाँ आते हैं तो हमारे मुद्दों को ध्यान रखेंगे, वही रखेंगे। हम उनकी नेचुरल, हम उनके सपोर्ट करेंगे, वो हमारा ध्यान रखेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे। बट नेचुरल जो हमारे मुद्दों को समझता, अभी तक जितने भी कांग्रेस के बंदे आए हैं, कोई भी बंदा आया, हमारी कोई भी किसी ने कोई व्यापारियों वाली बात तो सुनी। अभी पहली दफ़ा एक व्यापारी नेता हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम वोट तो देंगे। बाकी रही मोदी जी की बात, मोदी जी भी हमारे लिए मतलब एक वर्ल्ड जियो बॉडीज़ में उनका नाम है।
तो इस हम तो चाहते हैं मोदी जी का उनके साथ सहयोग बना हुआ है, तो हमारे साथ डबल काम हो जाएगा, डबल इंजन वाली बात हो जाएगी, तो हम इसी तरक्की करेंगे। ठीक है, आप पहले तो मुझे बताइए सर कि चुनावी हवा चांदनी चौक में किस तरफ बह रही है? इधर इंडिया अलायंस की तरफ बह रही है कि बीजेपी की तरफ बह रही है? ये तो सबको मालूम है कि ये हवा बीजेपी की तरफ है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी, हाँ आपने क्योंकि ये कहा है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बीजेपी की तरफ ये हवा है। इससे पहले भी आपके पास बीजेपी के सांसद थे 2 बार, उनके कामों से व्यापारी खुश है या अब जो नए नेता जिनको व्यापारियों के बीच से लाया गया है उससे उम्मीद है? देखिए जी, जो पहले हमारे सांसद थे उन्होंने भी जब भी हमें मौका मिला हमारा काम किया, लेकिन चूंकि खंडेलवाल जी एक व्यापारी नेता हैं तो वो व्यापारियों की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको पार्लियामेंट में रखेंगे। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोगों के एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में वोट नहीं है कि जी आप इस लोटे में, इस कटोरे में क्या डाल रहे हैं और हम आपको वोट देने जा रहे हैं। हमने वोट देनी है देश के हित के लिए, हमने वोट देनी है उन इंसानों को जो इस देश को ऊपर ले जाएंगे। और उसके अंदर मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तो हैं ही, साथ में खंडेलवाल जी भी उसी तरह के हैंगे कि वो भी हमारे मुद्दों को, हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को लेके ऊपर जाएंगे और हमारे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आज सिर्फ व्यापारी एक ही चीज़ चाहता है, उसकी इज्जत हो, उसको इतना कर लगे कि वो आसानी से दे सके। ये देश व्यापारी के करों से चल रहा है और किसी से नहीं चल रहा, चाहे वो कोई सी भी सरकार आए। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हमारे कमाने के और कर देने के बाद ही किया है, या वो जगह बता दें जहाँ से उनको मिला हो। ठीक है, अब एक और सवाल है सर इस बात पे, जो इन्होंने कहा है कि व्यापारी जो है, जो इन्होंने कहा कि एक हाथ में कटोरा एक हाथ में वोट लेकर नहीं अब बैठा हुआ है। अब ये बताइए कि जो मैनिफेस्टोज या जो कुछ अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आया है, जो वो विचार आपके सामने रख रहे हैं, व्यापारी को अपने लिए कुछ काम का दिखा है? दोनों में से किसी के वादे ऐसे लगे हैं कि भाई ये पार्टी सोच रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वोट हम देंगे मोदी जी के लिए और प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए। ये तो डबल काम है हमारे लिए इस बार। देखिए, मोदी जी ने जो देश की इमेज बनाई है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी को लेके गए हैं और जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आज कोई दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता, हमारी जीडीपी इतनी मजबूत है, हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है, तो उसी दुनिया में हम रह रहे हैं और मोदी जी हमारे भारत को कहाँ लेके गए हैं। अब प्रवीण जी को जो टिकट मिला, इससे हमें इतनी खुशी हुई कि एक हमारे व्यापारी को एक पार्टी ने टिकट दिया, मतलब हम सब व्यापारी संसद में पहुंच गए। सीधी बात, बहुत बड़ी उम्मीद जता रहे हैं आप। देखिए, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं कि प्रवीण जी 100% व्यापारियों के साथ है। उन्होंने बोल दिया है, मैं एसी रूम में ही नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा वहां पे टाउन हॉल पे कुर्सी लगा के, अपनी बाहर मेज और कुर्सी मेरी वहां रहेगी। तो हम व्यापारियों के लिए कितनी खुशी की बात है, एक हमारा व्यापारी आदमी समझने वाला हमें, और दूसरा अप्रोचेबल। देखिए, वहाँ पे अगर बैठेंगे, इसका मतलब है पब्लिक में बैठेंगे तो वो अप्रोचेबल भी हैं। उन पे पहले ही हमारे को कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई इशू होता था जीएसटी को लेकर के या 43BH को लेकर के, तो हम तुरंत जाते थे और ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होती। मैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा इशू आया था BIS को लेकर के, तुरंत उन्होंने हमारा रेजोल्यूशन करवाया, हमें अर्जेंटली 4 महीने की एक्सटेंशन दी, वो दिया, और आज हमने देश का नक्शा टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया में पटक दिया। 80% चाइनीज इंपोर्ट जो होता था वो रिवर्स कर दिया है। अब भारत में 80% किराना बनता है डोमेस्टिक। ये देश को मजबूत नहीं बना रहा तो क्या कर रहा? ठीक है, तो देखिए, जहाँ पर जब हमने खुद प्रवीण खंडेलवाल से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी की गारंटी तो वो लोगों के बीच लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही उनका एसोसिएशन लोगों के साथ पुराना है, जो शायद यहाँ पर भी तस्वीरों में, बातचीत में दिख रहा है। आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे? मैं राजीव जी की बात को सेकंड करता हूँ। प्रवीण जी को मोदी जी ने डायरेक्ट टिकट दी थी बिना कोई अपोजिशन के। जब फर्स्ट टाइम प्रवीण जी आए थे, पहले टिकट 2 महीने से जब से टिकट मिली है वो सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में घूम रहे हैं। उस आदमी को उन्होंने बिना सोचे टिकट दी थी कि बिजनेसमैन है, इसको मैं जानता हूँ, ये चांदनी चौक को संभाल लेगा। और हम प्रवीण जी और ऊपर लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मोदी जी
तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो आज तो ये बताइए ना कि दूसरे भी जो है सामने उनके जेपी अग्रवाल, वो तो चांदनी चौक की ही पैदाइश है, चांदनी चौक को रिप्रेजेंट भी कर चुके, वो क्यों नहीं? नहीं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो यंग जनरेशन चाहिए इसके लिए। पुराने हैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन यंग जनरेशन जो समझती है सारा कुछ, प्रवीण जी सारा समझते हैं इस चीज़ को। और फिर नेशनल लेवल मोदी जी हैं, कोई मैच ही नहीं है कोई। ठीक है, मतलब व्यापारी हैं तो कह रहे हैं कि व्यापारी अगर सामने होगा तो इनकी बातों को सुना जाएगा। सर, ये जेपी अग्रवाल जी या प्रवीण खंडेलवाल, दोनों का मूल तो मेरे ख्याल से चांदनी चौक ही है, और मैनिफेस्टो भी जेपी अग्रवाल ने इसी अपने पुराने घर से, यहाँ जो उनकी हवेली वहाँ से किया है, तो वो पसंद है या प्रवीण खंडेलवाल पसंद है? प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारियों का दर्द समझते हैं, क्योंकि खुद व्यापारी हैं। जेपी अग्रवाल जी व्यापारी नहीं है, तो जो हम तो व्यापारी, जो व्यापारियों को दर्द समझता है हम तो उसके साथ ही रहेंगे। और उसके अलावा मोदी जी को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है एक भी घोटाला नहीं हुआ, पूरा मंत्रिमंडल ईमानदार है। आप बता दो कोई सरकार है ऐसी जो जहाँ पर घोटाला ना हुआ हो, वो सिर्फ मोदी की सरकार है, बाकी हर सरकार में घोटाले हुए हैं आज तक। ठीक है, अच्छा तो एक जरा मैं लाइट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछूं कि प्रवीण खंडेलवाल यहाँ खड़े होते पर वो बीजेपी से खड़े नहीं होते, तो फिर आप लोग का वोट कहाँ जाता? आपने पूछा कि प्रवीण खंडेलवाल अगर कहीं और से, प्रवीण खंडेलवाल कभी भी नहीं खड़े होते, वो रिजेक्ट कर देते उस सीट को। वो सीट को कहते हैं कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल बढ़िया बीजेपी के अलावा नहीं जाते। अच्छा, उनकी परिवार की हिस्ट्री आप जानते हैं। आप देखिए, मैं उनके साथ देखिए 10 साल से पर्सनली एसोसिएटेड हूं। इस एसोसिएशन के इस पे तौर पे मतलब ही नहीं उठता। हम तो चलिए, पूरे मतलब इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन को 35 साल से इनके ताऊ सतीश चंद खंडेलवाल, इनके ताऊ ताराचंद खंडेलवाल जो यहाँ के में सांसद रहे हैं, वो आज 40 साल से यहाँ पे सेवा करते आ रहे हैं बीजेपी की। तो वो क्या आप समझते हैं कि वो कभी ये सोच भी सकते हैं? नहीं, मतलब ये तो बहुत लाइट सवाल था। मैं जानना चाह रही थी आप लोगों का, क्योंकि सपोर्ट पूरा बना हुआ है इसलिए। सर, आप वोटर हैं? बिल्कुल वोटर, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं। तो सर ये बताइए ना कि जब आप तो व्यापारी भी हैं और आप कह रहे हैं कि भाई वोटर भी हैं, तो ऐसे में वोटर और व्यापारी दोनों एक सोच रख रहा है, मुद्दा क्या है? आपके जो रीजनल, जो लोकल मुद्दे हैं वो मुद्दे नजर आते हैं लोकसभा चुनाव में, या बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं? मैडम एक पान दो काज हो रहे हैं इसमें। तो सौभाग्य है मेरा कि मेरे को एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो व्यापारी है, वो व्यापारी की तरफ से मेरे लिए सोचेगा। एक ऐसी पार्टी को मुझे वोट पोल करना है जिस पार्टी का पिछले 10 साल से बैकग्राउंड इतना बढ़िया रहा है कि आज मेरे घर में मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, मेरा व्यापार सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? कंफर्टेबल लिविंग। अगर आप सुरक्षित रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं, वो किसने दिया? वो इन्होंने दिया शासन। आज भय मुक्त हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली का सारा व्यापारी सुरक्षित है। एक जनरल आदमी आप सोचिए क्या चाहता है? रोटी कपड़ा और मकान, उसको मिल रहा है। गरीब आदमी को भी आज भोजन मिल रहा है। कोविड के अंदर देखिए, सबसे पहले देश को इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन को संभालने के लिए पूरे वर्ल्ड कह रहा था कि कोई नहीं संभाल सकता। आज मोदी जी ने कितनी निर्भीकता से इसको संभाला और पूरे विश्व को दवाई दी। आज पूरा विश्व इनकी वाह कर रहा है। आज आपका लेवल क्या हो गया? आज कहीं झगड़ा होता है, समझौते के लिए किसको बुला रहे हैं? मोदी जी को बुला रहे हैं। आज आपके बच्चे कहीं फंस जाते हैं, किसके झंडे पे निकलते हैं? तिरंगे पे निकलते हैं। पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, सबको बचाने के लिए कौन आ गया था? भाई साहब आप बचा लीजिए, अपना झंडा दे दीजिए। यानी कि अगर सर मैं ये बात कहूँ कि अभी जो आप लोग जिन व्यापारी एसोसिएशन से, हमारी यहाँ पर जो ट्रेडर एसोसिएशन बात कर रहे हैं कि आप लोग लोकल मुद्दों को नहीं, लोकल मुद्दे भी एक्चुअली आपके मुद्दे तो हैं ही, व्यापारियों के मुद्दे तो हैं ही, मुद्दे और लोकल मुद्दे दोनों ही हैं जी, दोनों ही हैं। दोनों के लिए मोदी जी नेशनल लेवल देख रहे हैं और ये लोकल मुद्दे हमारे व्यापार में उधर देखेंगे। व्यापारी आदमी वो खुद व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं, वो व्यापार को देखेंगे। तो इसलिए इनका आना तो बहुत ज़रूरी है और आएंगे भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आपने देखे हैं जो यहाँ काम करते हैं, इनके बिजनेसेस यहाँ पर हैं। साइकिल मार्केट, फोटो मार्केट, लाजपत राय मार्केट के ये नुमाइंदे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इन सबको प्रवीण खंडेलवाल से उम्मीदें हैं, क्योंकि व्यापारियों के बीच से निकले वो शख्स हैं और उनका कहना है कि ये पहली बार लगातार बातचीत करते हुए इतने कॉन्फिडेंटली हर कोई कैंडिडेट के नाम पर वोट देने को तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं व्यापारी, जिनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि व्यापारियों के मुद्दे अब संसद में भी गूंजेंगे। चांदनी चौक लोकसभा की जब बात की जाए तो चांदनी चौक के लिए भी पुराना नाम नहीं, दिल्ली के लिए भी पुराना नाम नहीं। मुझे लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में और इस बार जितने लोग संसद के चुनाव में लड़ रहे हैं सबसे सीनियर लीडर हैं जेपी अग्रवाल जी। और देखिए सुबह 7 बजे का वक्त है, जेपी जी घर से निकल गए हैं, लोगों से मिलना है। कैंपेन सर अभी क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या पेस चल रही है कैंपेन की? तेजी हो रही है? फुल स्पीड। अच्छा, फुल स्पीड। फुल जैसे
सुबह अब जैसे 7 बजे निकले, कल तो 6:30 निकल गए थे और रात को 1 बज जाता है या 2 बज जाता है। हाँ। तो ये तो करना पड़ता है चुनाव में। सर ये सीट जिस पे आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं आपके लिए नई नहीं है। आप यहाँ से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसका नेतृत्व कर चुके हैं। अब आप 96 में जब इसके आप MP रहे और अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बदल गई है चांदनी चौक की लोकसभा और कितनी उनकी मांगों में फर्क आया है? बदल तो अब इसमें 10 विधानसभा हैं और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चांदनी चौक नाम ऐसा है जो दिल को छूता है और यहाँ की समस्याएं भी अब पूरे क्षेत्र की मिला लें तो कम से कम 15-20 ऐसी है जिनको उठाया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए और जिस पे काम होना चाहिए। बुनियादी अगर छोड़ दें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवर, कम्युनिटी सेंटर, ये जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोकल प्रॉब्लम्स वहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ हमारा पुरानी दिल्ली का शाहजहानाबाद की गलियाँ हैं, वहाँ की कटरे हैं, वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जे क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका ये है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं और ये आपकी जो फ्लैटेड वो अपने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, ये चीज़ अपनी जगह। उसके अलावा ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। यहाँ जमुना के घाट है जिसका रीडेवलपमेंट प्लान था लेकिन हुआ नहीं। यहाँ व्यापारिक क्षेत्र है बहुत बड़ा, बाड़ा हिंदू राव से लेके लाल किले तक, उनकी अपनी, क्योंकि ये ज़्यादातर होलसेल मार्केट है, इनकी अपनी समस्या है। यहाँ बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल और मीडियम पार्क्स हैं जो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा उनकी तरफ, वो अपनी जगह है। जो मेरी प्लानिंग है उसमें एक तो हॉस्पिटल, दूसरा यहाँ पे मोनो रेल या एलिवेटेड रोड्स जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ, और जो यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, उनको पीजी की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट जब होती है तो बहुत पैसा लगता है उसमें। तो ये भी मेरी मांग रहेगी उसकी। तो इस तरह का यहाँ एक रोशनारा क्लब है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, DDA ने उससे सील कर दिया और बड़ा बेतुकी बात है कि साहब उनके पैसे नहीं जमा कराए तो करवा लो पैसे जमा करने, तो उसकी भी मैं मांग रखूँगा कि इसे खोला जाए। ठीक है। तो आपका विजन जो है वो तो पूरी तरीके से आप बता रहे हैं कि तैयार है कि बतौर सांसद जब आप चुने जाएं, अगर आप चुने जाएं तो क्या क्या आप करेंगे। सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि हम बात करें पुराने चुनाव और इस चुनाव के डिफरेंस के बारे में, प्रचार और जैसा मेगा पॉम्पन शो अब होता है चुनाव के दौरान, उस चुनाव में भी ऐसा ही होता था या इस बार ओवर द टॉप हो रहा है या इस बार उदासीन है, पहले ज़्यादा अच्छे होते थे? नहीं, अब माध्यम बदल रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस बदल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया और हर एक के हाथ में मोबाइल है जी। तो वो सारी दुनिया देखता है। पहले क्या होता था, जैसे मेरे पिताजी जब चुनाव लड़ते थे तो एक बार घर से चले गए तो ये पता नहीं होता था कि हम कब वापस आएंगे, घर वाले ढूंढते थे, मोबाइल का सिस्टम था नहीं, लैंडलाइन थी सिर्फ। तो 84 का चुनाव जब मैंने लड़ा तो ऐसा ही हुआ कि वो कई घंटे उनको लग जाते थे मालूम करने में कि जयप्रकाश कहाँ है। लेकिन ओवर द पीरियड फिर वो धीरे धीरे, और सिर्फ अखबारों का था कि भाई प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना रोल नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उसके धीरे धीरे अब ये बढ़ के आज एक स्टेज आ गई कि यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर वोटर, बिल्कुल सीधा। ठीक। तो सर ये चुनाव जो है, आपकी जो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी जो है वो कह रही है ये चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर है, लोग मोदी की गारंटी देख रहे हैं और इंडिया अलायंस का गठबंधन देख रहे हैं जिनके पास चेहरा नहीं है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कभी कोई काम रुका नहीं। पहले भी एक बार सवाल आया था, हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर इंदिरा, तो ये सवाल बेमायने है आज की तारीख में। ये लोकतंत्र है
सरकारें चुनी जाती हैं, मेंबर चुने जाते हैं, वो अपना लीडर चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनता है वो आदमी। अब इन्होंने पिछले 10 साल में ऐसा क्या किया कि जो इनका चेहरा लोग देखें? ये गारंटी तो पहले भी कई बार बोले हैं और वो बात पूरी नहीं होती रही, वो झूठ साबित हुए, तो लोग क्यों विश्वास करें आपके ऊपर? ये जब सारी दुनिया में लोग प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं तो उसे एक पॉलिसी मैटर समझा जाता है, नहीं भाई वो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया। आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ किया, झूठ बोला। जब आपने कहा मैं काला धन लाऊंगा और 15 लाख रुपए सबको दूंगा, वो एक झूठ था। प्रधानमंत्री के स्तर के आदमी को ये बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मैं हर साल दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। और आज हालत ये है कि जहां नौकरियां होनी थी वो संस्थान इन्होंने सारे बेच दिए, सरकारी नौकरियों वाले। 30 लाख सरकारी नौकरियों की जगह खाली है, वो भरी नहीं गई। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका ये पर्चा लीक हो जाता है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। तो प्रधानमंत्री, महंगाई की हालत देख लें आप, 400 से 1200 का सिलेंडर, खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कुछ सुविधा मिल रही हो। तो छोटे उद्योग देख लो, फार्मर्स 1 साल यहाँ रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे 800 आदमी मारे गए, प्रधानमंत्री कहाँ थे? आपने झूठ बोल के उनको उठवा दिया और उसके बाद आज फिर वो एजिटेशन करने पे मजबूर है। जो कोरोना काल हुआ, आप बताइए प्रधानमंत्री कहाँ थे? लोग मर गए, हजार किलोमीटर पैदल चले, प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या आप उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते थे? मर गए बहुत सारे रास्ते में। आपने लोगों को टीके के लिए टीका नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिले। अरे तुमने करोड़ों अरबों रुपए पैसे वालों के माफ कर दिया आपने। आप इतना बड़ी महामारी में एक एक आदमी, एक एक घर पीड़ित था, कई दिन लाशें पड़ी रही मृत घाट के आगे। प्रधानमंत्री कहाँ थे? ये चेहरा है प्रधानमंत्री का। इस चेहरे की क्या गारंटी है? कौन विश्वास करेगा इस चेहरे पे? ठीक है सर, इस चुनाव में दिल्ली के लहजे से अगर मैं बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं यहाँ दिल्ली में, और अब ये गठबंधन है। तो ये बात कही जा रही है कि ऊपर तो लोगों ने हाथ मिला लिए हैं, ऊपर तो गठबंधन हो गए हैं, लेकिन नीचे के वर्कर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, ये बीजेपी मानकर चल रही है। और नीचे ये प्यार मोहब्बत की जो बातें ऊपर है वो नीचे तक नहीं पहुंची। आप कितनी सच्चाई इसमें मानते हैं? वो नहीं होता, प्राइमरी क्लास के बच्चे को आप गुब्बारा दे दो तो वो उछलने लगता है। अब ये ख्याली पुलाव हैं इनके। इतना बढ़िया कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है इस चुनाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी हमारी एक मीटिंग थी लाल कुएं पे, और उसके बाद वहाँ के जो विधायक मंत्री हैं इमरान हुसैन साहब, उन्होंने मेरे साथ पदयात्रा की, और ये हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। परफेक्ट कोऑपरेशन, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अब चुनाव जो है बिल्कुल चरम पर आ चुका है, अब कुछ दिन में वोटिंग है, अब जिस तरीके के मुद्दों में आम आदमी पार्टी घिर जा रही है, जैसे स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या डेंट करेंगी आप लोगों की इमेज पे? इसका फर्क क्या लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? पहली चीज़ तो मैं वो आपको उस समय जब मुद्दों का सवाल था कॉन्स्टिट्यूंसी के, 10 साल चांदनी चौक के बारे में एक भी सवाल किसी ने पार्लियामेंट पे नहीं पूछा, एक भी, नॉट इवन वन। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो शुरू हुआ हो और बीच में रह गया हो। ये बड़े शर्मनाक बात है। और मैं 5 साल एमपी रहा, मेरे 900 सवाल हैं पार्लियामेंट में एक 5 साल में। मेरी डिबेट है जिसमें मैं जो मंत्री होते थे उनसे बड़ी झड़प होती थी मेरी कामों के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। और मैंने एक बार यहाँ तक कहा कि मैं यहाँ धरने पे बैठ जाऊँगा अगर आप काम नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर। तो सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ दिल है या नहीं है? जिन्होंने चुन के भेजा, हम उनकी आवाज़ उस जगह भी नहीं उठा सकते जिसके लिए उन्होंने हमें चुन के भेजा, तो माफ़ करना, फिर उसकी जाने की क्या फ़ायदा उसका। अब जहाँ तक आपने और विषय की बात करी, इस चुनाव पे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ना। ये एंटी मोदी चुनाव है, एंटी बीजेपी चुनाव है। आप कहीं बात करके देखें,
मैंने बहुत चुनाव लड़े, ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है, 10वां, और 20वां चुनाव उसी मकान से जहाँ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी वोटर आई कार्ड मेरा वहीं का है, 20वां चुनाव उस मकान का है। तो मैंने देखा है दिल्ली का दौर। आज लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। तो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की अंतर्कलह जो चल रही है उसका फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, मैंने तो कहीं अंतर्कलह वगैरह देखे नहीं, ना उसका इस चुनाव से कोई संबंध है। ठीक है, चलो ये तो हमारे साथ जेपी अग्रवाल जी हैं। मैं जैसा कि कह रही हूँ आपको, चुनाव में ये सबसे सीनियर पॉलिटिशियन इस बार हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है, और जो सीट चुनाव में सही मायनों में फंसी मानी जा रही है वो सीट चांदनी चौक की है, जहां पर जेपी अग्रवाल के सामने बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल खड़े हैं। व्यापारियों का एक बड़ा, अगर कहें कि जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा रोल शायद व्यापारी इसी सीट पर पेश करते हैं, उनका रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। और नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। ऐसी 2000 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट है। हाँ। ये कोई आपने घर में कोई एसोसिएशन बना ली, आप उसके प्रेसिडेंट बन गए? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, मैं कहती कि व्यापारियों का सबसे ज्यादा अगर कहें औचित्य यहाँ पर, क्योंकि आपने जैसे बताया होलसेल पूरी मार्केट है, बाड़ाराव से लेकर लाल किले तक, तो वो वोटर असर डालेंगे इस चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपने किया क्या उनके लिए? हाँ। ये बताओ ना। हाँ। जिस समय वो लोग जीएसटी से पीड़ित रहे, जीएसटी में 1300 अमेंडमेंट हुए, ये कहाँ थे? तो यही क्या- व्यापारियों का भी सवाल उठाते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर जेपी अग्रवाल हैं, जो कह रहे हैं कि जवाब तो बीजेपी को देना है कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। 10 साल एमपी, सिटिंग एमपी जो थे चांदनी चौक के, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया। और साथ ही ये बताया कि जब खुद सांसद थे तो 900 बार उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, और ऐसे में वो चांदनी चौक लोकसभा को एक बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है। व्यापारी वाला रह गया आपका। जेपी जी, जब हम चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, व्यापारी सबसे ज़्यादा अहम माने जाते हैं, व्यापारियों के लिए क्या सोच रखते हैं? बात ये, इन्होंने व्यापारियों को बहुत तंग किया है पिछले 10 साल में। ये कोरोना काल आया, 2 साल लोगों का व्यापार नहीं चला, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग बुरी तरह पीड़ित हुए। इन्होंने कोई छूट व्यापारी को किसी टैक्स में नहीं दी। अब जीएसटी लगाया जिसमें 1300 अमेंडमेंट हो गए, रोज उसके रेट बदल देते हैं, कभी 28%, कभी 8, कभी 18, उससे लोग बहुत पीड़ित है। 1300 अमेंडमेंट हो चुके। उसके बाद एमएसएमई एक कानून बना दिया जो उनकी अकाउंटेंसी पे फ़र्क देता है, लोग उससे बहुत डरे हुए और बहुत पीड़ित हैं। उनका कारोबार बंद करने के लिए इन्होंने लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी चांदनी चौक में, इतना बड़ा होलसेल मार्केट है। तो सवाल ये, और कोई बोला नहीं व्यापारी के हक में। आप मुझे 10 साल में एक आवाज़ सुनवा दो, आप मुझे एक आवाज़ जो पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने व्यापारी के हक में उठाई हो, या अपनी सरकार से कोई लड़ाओ। सिर्फ घर में बना के ऑर्गेनाइजेशन आप उसके प्रेसिडेंट बन जाए, इससे मायने नहीं रखता है कोई। ऐसी 2000 है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है, हज़ारों मेंबर है उसके, और भी केमिकल है, किराना है, बहुत सारी एसोसिएशन, 2000 है। तो व्यापारी इनके बहकावे में नहीं आएगा, इनकी झूठ में नहीं आएगा। चांदनी चौक लोकसभा में लगातार बीजेपी 2 बार जीती है, और तीसरी बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण खंडेलवाल जी को उतारा है, जो कि ना टीवी के लिए, व्यापार के लिए नया नाम नहीं है, लेकिन चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं। तमाम सवाल इनसे रहेंगे, लेकिन इनको आज हमने ब्रेकफास्ट टेबल पे पकड़ा है, और ये बहुत रेयर साइट होता है अगर चुनाव की मैं बात करूं। सर, अब तो चंद दिन रह गए हैं, इतने इत्मीनान से ब्रेकफास्ट कब किया था? इत्मीनान नहीं है, ये तो आपने समय मांगा, तो मुझे लगा, इतने दिन से आप लगातार समय मांग रही थी, मुझे लगा कि अब समय आ गया कि जब थोड़ा सा रखे, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करते ही फिर आज रात देर रात तक की भाग दौड़ी है। नॉर्मली मैं घर से सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ। कितने दिन की नींद मिल रही है आजकल? प्रतिदिन 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ। 2 घंटे की? 80 दिन हो गए लगातार। हाँ। और लेकिन उत्साह और ऊर्जा में कमी नहीं है, थकान जरूर है, लेकिन सामने सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है। सामने सुंदर भविष्य तो नजर आ रहा है, लेकिन सामने आपके सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन इस चुनाव की मैं अगर बात करूं तो वो है जो इस लोकसभा का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, काफ़ी सीनियर हैं और अच्छी पैठ भी रखते हैं। तो डेब्यूटेंट वर्सेस सीनियर पॉलिटिशियन, कंपटीशन कहाँ देख रहे हैं? सच में कहूँ तो कंपटीशन है ही नहीं। वो हमारे बहुत बुजुर्ग नेता हैं,
मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन पिछले 25 सालों से वो चांदनी चौक से दूर है। चांदनी चौक में कहीं वो 25 साल से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पिछले 10 साल हर्षवर्धन जी रहे, उससे पहले सिब्बल साहब रहे, और उसके पहले वो सांसद रहे, तो वो ईस्ट दिल्ली से रहे सांसद। जो व्यक्ति 25 साल से चांदनी चौक में है ही नहीं, और वो अगर चुनाव आकर के लड़े, वो भी किसी दूसरी जूनियर विंग बन करके किसी दूसरी पार्टी का, जो पार्टी उनके नेताओं को गाली देती थी और ये कह रही थी कि इनको जेल भेजना चाहिए, तो इससे साफ समझ में आता है कि उनकी खुद की ज़मीन बहुत कमज़ोर है। और जिनकी ज़मीन खुद की कमज़ोर होती है, वो दूसरे की ज़मीन पर आकर के यदि चुनाव लड़े तो हर आदमी समझता है कि उसका क्या हासिल होने वाला है। ठीक है, जेपी अग्रवाल जी से भी हम लोगों की बातचीत हुई थी, और उनका कहना है कि ये जब हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं। बाड़ा हिंदूराव से लेकर लाल किले के सामने तक व्यापारी होलसेल व्यापारी, और ऐसे में जो मौजूदा सांसद रहे, उन्होंने कभी व्यापारियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने कभी व्यापारियों के मुद्दे संसद में नहीं उठाए। उन्होंने तो हमें ये भी बताया कि जब 5 साल की अगर उनकी बात की जाए, जितना टाइम उन्होंने चांदनी चौक को रिप्रेजेंट किया है, तो 900 सवाल पूछे थे, और चांदनी चौक से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं पूछा गया। कह रहे हैं इसीलिए चेहरे को बदला गया है। मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी को शायद जानकारी का अभाव है। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे क्षेत्र के अंदर इतना काम किया। मैं लगातार 80 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे एक आदमी भी मिला जिसने कहा हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन को ये काम बताया था, ये काम नहीं हुआ। पहली बात। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, तो हालांकि मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूँ, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि व्यापारी के साथ कौन खड़ा था, कौन खड़ा है और कौन खड़ा रहेगा। जब भी व्यापारियों का सवाल आया, हमारे जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कब खड़े थे व्यापारियों के साथ? जब वो सांसद थे, उन्होंने व्यापारियों के लिए कौन सा सवाल उठाया? कौन सी नई मार्केट डेवलप कराई? कौन सा मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया? क्या नई योजना लेकर के आए? व्यापार के नए अवसर कहाँ बढ़ाए? तो ये सारे सवाल हैं। अगर व्यापार की बात आएगी तो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। तो जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं और जब आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो प्रवीण खंडेलवाल लोगों को क्या बता रहे हैं? क्या ये चुनाव केवल मोदी के नाम पर है, मोदी की गारंटी पर है, या आप अपना विजन भी उन तक रख रहे हैं, या पुराने सांसद ने जो काम किए वो भी बता रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो हमारे पास क्रेडिबल नेता है, नीति है, नेतृत्व है, समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है जो मिलजुल करके ज़बरदस्त काम कर रही है ज़मीन पर भी। और मोदी जी का पिछले 10 साल का जो इतिहास है, वो हमारी विरासत है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का समर्थन पूरे क्षेत्र से मुझे मिल रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी जी के कामों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो वो हमारा चुनाव का मुख्य आधार है। लेकिन आपने कहा कि मैंने क्या सेट किया है। मैंने देखा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा की है। एक भी मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है मेरे क्षेत्र में अच्छा। प्राइवेट बहुत सारे हैं, सरकार का एक भी नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा। मैंने ये भी कहा कि व्यापार के नए अवसर हम पैदा करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर की हालत बड़ी वो नरक जैसी है, वहाँ पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के जेलर वाला बाग में 17 मंजिल के 1700 मकान तैयार हुए हैं, जो जेलर वाला बाग की जो झुग्गियाँ हैं उनको दिए जाएंगे। तो ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं जो हम अगर गिनाने बैठेंगे तो उनकी एक लंबी श्रृंखला है, कई घंटे लग जाएंगे। किया हुआ काम सामने दिखाई देता है, बताता है। और जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं, जो किसी भी कारण से यदि नहीं हो पाए, दिल्ली सरकार यदि उसको नहीं कर पाई, तो मैंने ये संकल्प लिया है कि चुनाव जीतने के बाद मैं उन सारे कामों को करूँगा। मैंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद मैं किसी कोठी बंगले या कमरे में नहीं बैठूंगा। मैं मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में, मेरे यहाँ 30 म्यूनिसिपल वार्ड है, एक रोस्टर बनाऊंगा और 30 म्यूनिसिपल वार्ड में फुटपाथ के ऊपर अपनी टेबल लगा करके बैठूंगा, जिससे मेरी एक्सेसिबिलिटी, मेरी अवेलेबिलिटी और मेरी कनेक्टिविटी
लोगों के साथ वो टूटेगी नहीं, कनेक्ट मेरा बना रहेगा। ठीक है, देखिए आप बातचीत कर रहे हैं लेकिन पत्नी आपकी पूरा ध्यान रख रही है कि ब्रेकफास्ट भी इस बीच आप खा लें, तो पोहा भी अब सर्व कर दिया। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी छोटा सा एक सवाल, आप ये पहला मौका होगा आपके लिए भी इस तरीके से पूरा, अभी जिस तरीके से पूरा चल रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है तेज़ी से, कितने बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ गया इन 80 दिनों में? अब मिल पाते हैं, बातचीत हो पाती है, चाय वाय पर साथ बैठ पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाती, बिल्कुल भी। पहले भी बिजी थे, अब ज़्यादा और ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो पहले भी व्यापारियों की सेवा में लगे रहते थे, तो उस टाइम भी इनका बाहर आना जाना बहुत रहता था, और अब तो खैर बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 घंटे की नींद ले लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब प्रवीण जी हमसे बात करें तो मैडम कोशिश करी थी इसी बीच थोड़ा खाना और सर्व कर दूं कि अभी खा लें, क्योंकि इसके बाद निकलना है और वापस कब आना है। अब सर एक चीज़ आपसे मैं दोबारा लौट कर पूछती हूँ, आपने कहा जेपी जी बुजुर्ग नेता हैं, जेपी जी ने कहा कि ऐसी 2000 एसोसिएशन हैं जिनके प्रेसिडेंट हैं लोग, तो एसोसिएशन होने से कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट होने से कुछ नहीं होता, उनकी इस बात का क्या जवाब आप देंगे? देखिए, मैं जो कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कहा वो हमारे बुजुर्ग नेता है। बुजुर्ग नेता ऐसा टॉन्ट जैसा क्यों लग रहा है? टॉन्ट नहीं है। हाँ। क्या वो बुजुर्ग नहीं है? बुजुर्ग नेता है, मैं उनका आदर करता हूँ। देखिए हमारे परिवार की परंपरा है कि जो भी बुजुर्ग है उसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है शायद उन्हें व्यापार और व्यापारियों के विषय में जानकारी नहीं है। दिल्ली में सीलिंग हुई कांग्रेस के राज में, कौन खड़ा था व्यापारियों के साथ? जब रिटेल में एफडीआई का विषय आया तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कौन खड़ा था उसके खिलाफ? जब चाइना के सामान को बायकाट का मौका आया तो कौन खड़ा था उस वक्त? जब कोरोना आया तो व्यापारियों के साथ मजबूती से कौन खड़ा था? फिर चाहे वो बात दिल्ली की रही हो या दिल्ली से बाहर की रही हो, मैंने जीवन में 35 वर्ष व्यापारियों के लिए काम किया है, और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस टीम के साथ मैंने काम किया उस टीम ने अपना भरसक देने का प्रयत्न किया है। तो ये कहना कि 2000 एसोसिएशन हो जाए, ये वो हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि वो ये सब तरीके की काम करते रहे हैं, तो शायद इसलिए वो सच्चाई उन्होंने बयान की है। मेरे नहीं, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके केट के में जो आपका रोल रहा है उससे चुनाव पे या व्यापारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ऐसी तो कई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी तो कई संस्थाएं हैं, और ऐसे कई संस्थाओं के कई प्रेसिडेंट हैं। ये सारी बातें आप मेरे क्षेत्र में जाएं और व्यापारियों से बात करके देखें ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो फिर उन्हें ये बात कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में भय है कि दिल्ली का व्यापारी और देश का व्यापारी पूरी मजबूती से मेरे साथ में खड़ा है। ठीक है। और अब ना केवल व्यापारी नहीं, बल्कि मैंने पूरे क्षेत्र के लोग, मैंने 80 दिन में क्षेत्र में घुमा हूँ। 80 दिन में मैं कह सकता हूँ मेरी उपलब्धि है कि मैंने भी अपने नेता की तरह लोगों के दिलों में स्थान बनाने की चेष्टा की है। मैंने एक ही बात कही है, मैं जो कहूँगा वो करूँगा, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है, मैंने जो कहा वो किया, परमात्मा की बड़ी कृपा है। ठीक है। अब जेपी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि अलायंस में वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत शानदार कोऑपरेशन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में भी, क्योंकि नेताओं के तो बीच में है ही, वर्कर्स के बीच में भी बहुत अच्छा समन्वय बना हुआ है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि इमरान हुसैन ने उनके साथ पदयात्रा की है, और इस तरीके से आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं मूल सवाल पर आता हूँ। कांग्रेस 130 साल से अधिक पुरानी पार्टी है, तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि 130 साल से अधिक पुरानी पार्टी को एक कुछ छोटी सी पार्टी के समर्थन की जरूरत आ पड़ी और गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आप दूसरे की बैसाखी पे चल करके और आप अपनी चुनाव की नैया को पार करना चाहते हैं। तो जिसने पहले स्वीकार कर लिया गठबंधन में आकर के कि हम इस काबिल नहीं है कि हम अकेले लड़ सके, तो वो दूसरे की बैसाखी पे चल रहे। और ये कौन सा गठबंधन है? दिल्ली में ये खड़े होकर के एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, और यही लोग पंजाब में जाकर के ये कह रहे हैं कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो गठबंधन ऐसा होता है क्या? मैं मानता हूँ कि विपरीत विचारधारा वाले लोग जब सामने इकट्ठा होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। कभी उनसे पूछें आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? एक ही प्रोग्राम है, मोदी विरोध। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से परफॉर्मेंस डिलीवर करके दी है, इनके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं है।
और इसीलिए कांग्रेस उस पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है जिस पार्टी के नेताओं ने खुलेआम चार्जशीट दाखिल करी थी शीला दीक्षित जी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। तो एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया जाए जिन्होंने उनके नेताओं के पर उंगली उठाई है। लेकिन राजनीतिक अवसरवादिता का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, अब अहम सवाल सर, दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत बड़ा चेहरा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और फिर जेल से आकर ताबड़तोड़ प्रचार करना, राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने प्रचार किया है, कन्हैया के लिए भी प्रचार किया है, और जिस तरीके से अब ये पूरा सिनारियो दिल्ली में खास तौर पर बदला है, जहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक तरफ से कहें तो मोदी के विरोध में अपनी ही तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, कितना फर्क चुनाव पर इसका पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसका कोई फर्क नहीं है, उसका बड़ा सीधा सा एक स्पष्ट विजन है। फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अब इनसे पूछो तुम्हारा कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का, बोले हम तय करके बताएंगे। किससे पूछेंगे? पाकिस्तान से, चीन से पूछेंगे। अरे भी अगर तुम्हारे में स्पष्टता है तो आज बता देना तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। इनके पास में कैंडिडेट नहीं है। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, कानून का सम्मान जो भी नहीं करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा या कानून अपना काम करेगा। अगर कानून ने उनको जेल भेजा, किसी और ने उनको जेल नहीं भेजा, कानून ने उनको जेल भेजा। और इसी प्रकरण में हम स्वाति मालीवाल को क्यों भूल जाते हैं? स्वाति मालीवाल प्रकरण ने इनका चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट कर दिया। और मुझे दुख है कि कांग्रेस का एक भी नेता, बेशक जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एक बार भी उन्होंने इस पर कोई आलोचना भी नहीं की, एक शब्द भी नहीं बोला। बिल्कुल उन सबके मुंह सिले हुए हैं। तो अगर महिलाओं के सम्मान की बात आएगी और अगर केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे और कांग्रेस चुप रहेगी तो अगर दिल्ली की जनता देख नहीं रही है, दिल्ली की जनता सब समझ में आ गया उसको। और 25 मई को दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ठीक है, आखिरी सवाल, ये चुनाव प्रवीण खंडेलवाल मोदी के गारंटी पर वोट मांग रहे हैं, अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे नेता की जो क्रेडिबिलिटी है वोट तो उसी पर पड़ेगा। व्यक्तिगत जो कैंडिडेट है उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा मैं ये नहीं कहता। क्यों? क्योंकि देश ने और दिल्ली ने नरेंद्र मोदी जी को देखा है, बरता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है। हम सब लोग जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब लोग रिलेटिवली हम लोग नए लोग हैं, तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा जब हम सांसद बनने के बाद लोगों के काम करेंगे। आज तो चुनाव जो सारा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द, हमारे लिए नहीं, विपक्ष के पास भी कौन सा मुद्दा है? एक ही मुद्दा है, मोदी विरोध। तो कुल मिलाकर के जो पूरा देश का चुनाव मोदी सेंट्रिक हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, तो प्रवीण जी अब जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद उनकी प्रोग्राम्स है जहां पर लोगों से उन्होंने मिलना है। लेकिन ये पॉलिटिक्स के डेब्यूटेंट फिलहाल तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर होने वाली है इनकी फिल्म। 25 मई का इंतजार इनको भी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव तो पूरी तरीके से मोदी पर ही आधारित हो, चाहे विरोध में हो चाहे सपोर्ट में हो। चांदनी चौक में जो बाहर से शॉपिंग करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, वो भी अपनी बातों को बताना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, पक्का कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस। क्यों इतना बड़ा अलायंस बनाया आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने? वो नहीं, अब उन्होंने जो काम किया है उसके बेस पे हम बोल रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे। भैया वोट देते हैं? तो क्या लग रहा है यहाँ क्या कौन जीतेगा? कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बस गरीबों के लिए कांग्रेस ही भला है। अच्छा, हाँ। तो कौन जीतेगा यहाँ से? कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। कौन है कांग्रेस से, नाम तो बताओ। नाम बम जो भी हो, कांग्रेस आनी है ओल्ड दिल्ली से। अच्छा, हाँ। चांदनी चौक के फवारा वाले चौक पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इसके ठीक सामने शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है और यहाँ पर भी अब लोगों के पास हम पहुँचे हैं। कुछ व्यापारी हैं, कुछ रिहाइश लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इन लोकसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे हैं। सर, पहला सवाल आपसे ही पूछते हैं। आपके पास दो प्रत्याशी हैं, दोनों अपने आप को चांदनी चौक से जुड़ा बताते हैं।
जेपी अग्रवाल है और साथ में आपके प्रवीण खंडेलवाल हैं। एक वोटर के तौर पर आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? सबसे पहले तो ये जो जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, नौघरे किनारी बाजार में रहते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के सांसद यहाँ पे थे वो यहाँ से चले गए, उनको क्यों नहीं टिकट दी गई? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। दूसरी बात, आप चांदनी, हम यहाँ पे रहते हैं कूचा घासीराम में, चांदनी चौक से कोई भी गाड़ी सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक नहीं आ सकती। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे? 20,000 रुपये का चालान देंगे, ये गवर्नमेंट की वो हैं। दूसरी बात, आज जो जयप्रकाश जी चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो गली गली से वाकिफ़ हैं, हर एक बच्चा उन्हें जानता है, यहाँ से सांसद रह चुके, 10वीं बार लोकसभा का उन्हें टिकट मिल रहा है। आपने कहा खंडेलवाल जी को कोई जानता नहीं है इतना, जो चांदनी चौक को, जयप्रकाश जी को, जितनी जो ये शहर पूरा उन्हें पसंद करता है। आप देखिए। ठीक है, तो देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत जो चांदनी चौक के व्यापारियों को खास तौर पर रही है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर अब नो व्हीकल जोन है, यानी कि व्यापारियों के व्यापार, इससे पहले पीछे की तरफ सराफा बाजार भी है, सोने का भी काम होता है, लेकिन गाड़ियों की वहाँ पर आवाजाही बंद है, जो कि एक मुख्य मुद्दा यहाँ नज़र आ रहा है। सर, वोटर के तौर पर चांदनी चौक के वोटर की क्या समस्या है, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं और हवा किस तरफ है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं। आप बताओ, बीजेपी ने 7 में से 6 हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि वो 6 के 7 आदमी काम नहीं करते। इससे पहले डॉक्टर साहब यहाँ थे। आप चांदनी चौक संसद के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, चांदनी चौक के अंदर उनका ऑफिस कहाँ है? आज खंडेलवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, चांदनी चौक में उनका ऑफिस कहाँ है? किसी को नहीं मालूम। आज अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जयप्रकाश अग्रवाल जी जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 10वां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे पहले उनके फादर ने 8 चुनाव लड़े, यानी चांदनी चौक से 18वां चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। दूसरी बात, अगर आपको कोई मोहर लगवानी है, जो कोई काम है, तो आप सबसे पहले जयप्रकाश जी के पास जाएंगे, नौघरे के अंदर, गली पराठा वाली के अंदर, सबको पता है यहाँ रहते हैं। आज अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो वो लोग करते हैं मंदिर बना दिया, ये बना दिया। अरे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कोई मंदिर बनाने के लिए नहीं बनाया जाता। सबसे जरूरी काम होता है कि हॉस्पिटल बनाया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए, रोड बनाया जाए, पुल बनाए जाएं। ये लोग नहीं बनाते। आज सिलेंडर की बात है तो मोदी साहब ये कहते थे जब वोट डालने जाएं तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। और मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, अगर आप सब लोग वोट डालने जाएं तो सिलेंडर को जरूर वोट का वो नमस्ते करके जाएं। आप बताओ, 450 का सिलेंडर, सब लोग कितना हल्ला मचाते थे। आज सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। महंगाई इतनी हो रही है, 800 का हो गया। लेकिन क्या होता है मैडम, आपको मैंने 1000 रुपये दिए, पूरे 9 साल मैंने आपसे पूरे पैसे लिए, 1 साल में मैंने आपको 100 रुपये दे दिए। पैसे तो आप मेरे से ले रहे हो। तो यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई एक अहम मुद्दा है जिसको सोचकर महंगाई वोट पड़ेगा। का मुद्दा बहुत जरूरी है। और इस टाइम तो लोग कहते हैं टक्कर है, मैं कहता हूँ कोई टक्कर नहीं है। जो जयप्रकाश अग्रवाल जी, अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश। चलिए सर, आप अब व्यापारी हैं, आप क्या यहीं काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के व्यापारियों के और किस पर भरोसा जता रहे हैं व्यापारी? देखिए, जयप्रकाश जी लोकल आदमी है और लगता है कि वही जीतेंगे। अच्छा, और आप अपने पर्सनल मुद्दे, जब आप वोटर के तौर पर वोट डालने जाएं तो क्या सोच कर जाएंगे? अब उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे चांदनी चौक में मेन तो आने जाने की समस्या है। मेन वही है। वो आपको भी लगता है कि एक मेन समस्या है। आप यहीं के भैया, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है चुनाव में? देखो जी, होने वाला जो जयप्रकाश ही आएंगे हमारे चांदनी चौक से। अच्छा, क्यों आएंगे, क्या कारण लग रहा है? ये हमारा अच्छा ही काम करते हैं चांदनी चौक में। अच्छा, अच्छा काम किया है उन्होंने जब पहले थे। कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उनको। अच्छा, आप यहीं के हैं सर? मैं तो बागपत का हूँ। अच्छा, आप बागपत के हैं। आप ये तो बहुत छोटा है सर, वोटर नहीं है। वोटर नहीं है, लेकिन ये पूछो, आप जयप्रकाश को जानता नहीं जानता है? आप जानते हैं जयप्रकाश? प्रवीण खंडेलवाल को जानते? चलो, जागरूक वोटर होंगे जब भी होंगे। सर, आपसे भी जानकारी ले लेते हैं, आप यहीं के हैं? आप व्यापारी हैं। तो सर, ये लोकसभा का जो ये चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे लग रहे हैं? और यहाँ जब चांदनी चौक में बातचीत होती होगी आपके लोगों से, किसकी तरफ हवा बहती दिख रही है? देखिए, 2 बात है। जब खंडेलवाल जी थे, जब GST आई थी, कितना उन्होंने वो हल्ला मचाया था। उस दौरान कि मैं करूँगा, मैं करूँ, कुछ नहीं हुआ, बैक तो नहीं हुआ।
अब अगर कांग्रेस की सरकार में देखिए बीजेपी को देखो इतनी महंगाई हो चुकी है, सब चीज़ें में कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आम आदमी के लिए जो है ना रहना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस बार एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी है कि हम अगली सरकार को चुने जो हमने गलतियाँ करी हैं या जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको चेंजेस करके एक नई सरकार लाए। जो तो आप कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है। तो आपको लगता है कि जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ बेस्ट है, जीत जाएंगे। सर आप यहाँ कोई हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं? बाबा आप यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको क्या होगा चुनाव में? चुनाव तो फिर वही अपना रिपीट इतिहास दोहराएगा, कांग्रेस ही दोबारा आएगी। जयप्रकाश अग्रवाल जी यहीं के हैं और यहीं पे जीतेंगे। क्या कारण लगता है, क्यों वापसी होगी उनकी? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो आपको लगता है उनकी वापसी होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, और कोई जो यहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर? क्योंकि चांदनी चौक मार्केट में सवाल ही पूछना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर पूरे लोग जो हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ की मार्केट शादी ब्याह में आपने देखा है किस तरीके से जगमगाती है। और अभी भी जो यहाँ के ये लोग जो हमें मिले हैं, जो रिहाइश हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, इस तरफ लोगों को लगता है कि जयप्रकाश अग्रवाल जो हैं, जो कि यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ से जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वो इस बार बदलाव लाएंगे। ये चांदनी चौक लोकसभा सीट का चांदनी चौक बाजार है जो अलग अलग विचारों के लिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोगों के अलग अलग विचार अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर बने हुए हैं। और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का लगता है कि बदलाव ज़रूरी है और कुछ को लगता है कि बदलाव के रूप में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से जीत सकते हैं। कुछ लोगों को जयप्रकाश अग्रवाल के इतिहास बनाने का इंतज़ार है।